तो आपका तो खास कारण क्या होगा? देखिए, सहारनपुर में लोकदल का पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन पंचायतों को अधिकार दिलाने के लिए संपन्न किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य है कि चाहे महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी का कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर जाता है, तो हमारे गांवों को जब तक अधिकार नहीं मिलेंगे, पंचायतों को अधिकार नहीं मिलेंगे। 73वां संविधान संशोधन 74वां शहरी निकायों के लिए वर्ष 1993 में हुआ। आज 33 साल बाद भी अधिकार नहीं मिले। अब उनको सरकार पे चेहरे बदल रहे हैं। तो लोकदल ने ये कहा है कि या तो 15 सितंबर तक सरकार अधिकार दे, वरना सारे के सारे पंचायत प्रतिनिधि प्रदेश के त्यागपत्र देंगे महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पर देश में। तो अभी पिछले महीने पहलगाम घटना घटी हमारे यहाँ, बहुत बड़ी घटना घटी। इसके बाद पाकिस्तान के स्ट्राइक वगैरह किया, इसको क्या शुरू देखते हैं? देखिए, पहलगाम घटना जो घटी है उसको देखना तो, चूँकि अब यह है कि भाई उसमें जो कुछ हुआ, अगर उसमें एक घोड़े वाला ना मरा होता तो पूरे देश को कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की आग में झोंकने का एक बहुत अच्छा माध्यम था उनके लिए, जो कराना चाहते थे। लेकिन चूँकि उसमें एक घोड़े वाले की मौत हो गई, ताकि उसके कारण जो मुस्लिम था तो उसको वो कार्यक्रम लोगों का नहीं चल पाया। तो ये पहलगाम की घटना जो कुछ हुई, ये देश के लिए जो कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि चाहे गोधरा कांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, समय समय पर कुछ ना कुछ करके हम पाकिस्तान को दोष देते रहेंगे। अगर हमारी कमज़ोरी है, हमारी सुरक्षा में कमज़ोरी है, हमारे वहाँ सिपाही नहीं है हमारे देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम अपनी कमज़ोरियों को दूसरों को बताएं कि तुम्हारी गलती है। तो हम कमज़ोर क्यों हैं? हमारी क्यों सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? जहाँ इतना बड़ा पिकनिक स्पॉट है उस पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ये सोचने का विषय है। चाहे सतपाल मलिक जी ने कहा हो, उससे पहले पुलवामा के बारे में, चाहे जो कुछ है, कहीं ना कहीं देश में हिंदू मुसलमान को बांटने का एक अच्छा जो चाहते हैं लोग, उन्हीं का माध्यम है ये भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 साल हो चुके हैं जी, तो 11 साल का किसको देखते हैं? एक बहुत ही, वो हम कहते हैं फेलियर कह लें, प्रधानमंत्री जिसको गद्दी तो मिल जाती है, और वो गद्दी मिलती है चाहे वोटिंग मशीन कह लें, चाहे चुनाव आयोग में 2-1 के बहुमत से कह लें अपने चुनाव आयोग नियुक्त करना, जिसमें कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के 2 लोग सरकार की तरफ से हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और एक नेता विपक्षी दल। तो जो चाहें वो कर रहे हैं, जिसको चाहे चुनाव आयुक्त बना रहे हैं, अपने मनमर्जी के चुनाव आयुक्त बना रहे हैं, वोटिंग मशीन से चुनाव करा रहे हैं। जनता को समझ में नहीं आ रहा कि जनता इतनी नफरत कर रही है, बावजूद इसके प्रत्याशी इनके जीतते हैं, और वो जो जीत हो रही है वो कहीं ना कहीं वोटिंग मशीन के सहारे है। लेकिन हमारा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने 11 साल में 11 मिनट के लिए भी प्रेस को संबोधित नहीं किया। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो प्रेस को तो नहीं झेल सकता, लेकिन जनता पे मंच पे खड़े होकर झूठे झूठे जुमले बोल सकते हैं, झूठे झूठे सपने दिखा सकते हैं, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश में हिंदू मुसलमान की आग लगाकर देश पर राज तो कर सकता है, लेकिन भारत को 2037 तक या 57 तक विकसित देश नहीं बना सकते। माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति के हैं। हर बार चुनाव में ईवीएम का मुद्दा बाहर आया था। जी जी, तो उसके बाद खामोशी हो जा रहे हैं। जी, इस बारे में क्या कहेंगे? ईवीएम का मुद्दा है या वैसी ही लोगों की बातें हैं? देखिए, अगर जनता को शक है, अगर जनता के विपक्ष में है कि कहीं ना कहीं 2-1 के चुनाव आयोग से, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो बनाती है उसमें बीजेपी के 6 डायरेक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा मुद्दा है कि जिस पे चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना ज़रूरी है। और दुनिया के किसी लोकतंत्र में, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, जहाँ बहुत ज़्यादा हमसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे है, वहाँ इस मशीन का उपयोग नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जब वो देश इस पर भरोसा नहीं करते, तो क्यों हम उस मशीन को लेकर चल रहे हैं जिससे जनता के मन में शक आ रहा है। तो अगर कोई भी निष्पक्ष सरकार हो, आप कल में कोई भी लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बना दीजिए, लोकतांत्रिक सरकार बना दीजिए, अगर विपक्ष का ऐसा आरोप आता है तो लोकतांत्रिक सरकार हमेशा कहेगी कि नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। लेकिन यहाँ तो एक गांव में अगर गिनती हो रही थी ईवीएम के बाद में, हिलाओ बैलेट पेपर पढ़वा के देख लेते हैं कि ईवीएम और इसको मिलान कर लें, तो वहाँ भी सरकार ने रोक दिया, वहाँ भी सरकार ने नहीं करने दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस देश में जनता के मन में शक पैदा कर रहा है। और ईवीएम विपक्ष कह रहा है और विपक्ष हमेशा कहता है, लेकिन सरकार चूँकि बहुमत में नहीं सुनती। वो दिन भी आएगा जब हमारे प्रधान बीडीसी, हमारी जनता गांव की निकल के कहेगी, ईवीएम का विरोध करेगी, और जिस दिन जनता विरोध करने पे आ जाएगी उस दिन ईवीएम हट जाएगी। ये भविष्य में जल्दी होगा। आप सहारनपुर आए हैं, सहारनपुर वासियों के लिए अपनी पार्टी की तरफ से कुछ संदेश? किसके लिए आप सहारनपुर आए हैं? जी, सहारनपुर वासियों के लिए। देखिए, सहारनपुर लोकदल का एक बहुत बड़ा मजबूत जिला रहा है। स्वर्गीय चौधरी साहब का
जो एक सपना होता था हिंदू मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं, तो सहारनपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, किसान मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं। लेकिन 2014 के दंगे के बाद से किसानों को, मुसलमानों को बांटकर एक खाई पैदा करी है भारतीय जनता पार्टी और जो भी उस समय सरकारें रही हों उन्होंने। तो आज इस खाई को भरकर इस देश में, इस प्रदेश में भाईचारे की ज़रूरत है। हिंदू मुसलमान जब मिलकर चलेंगे तभी देश एकजुट होगा, तभी विकसित देश बनेगा। वरना हम ऐसे ही बांट के सरकार में तो आ सकते हैं, वोट तो ले सकते हैं, लेकिन भारत का कभी विकास नहीं होगा। तो आज सहारनपुर वासियों को सोचना पड़ेगा, वो पुराना सपना कि हिंदू मुसलमान देश की दो आंखें हैं, कौन कर रहा है, उनको आगे लाएं। और जो ये बांटने वाले लोग हैं, हिंदू हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, अब इनको अलग करने की ज़रूरत है। बहुत दिन हो गए, 11 साल आपने बताया हो गए, तो बहुत दिन हो चुके हैं इस हिंदू मुसलमान के झगड़े में। अब इसको ख़त्म करके इस देश के लिए सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। तो इसमें सहारनपुर की 7 विधानसभाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस तरह इंडिया गठबंधन को यहाँ से सांसद दिया, अगर 7 के 7 विधायक जिस दिन सहारनपुर की जनता देने लगेगी, तो ये जो बुलडोज़र की प्रथा है कि कोई बोले उस पर बुलडोज़र भेज दो, ईडी सीबीआई भेज दो, तभी शायद अंत मिलेगा। वरना ऐसे ही हिंदू मुसलमान पर बांट के ये लोग आपको बर्बाद करने का काम करेंगे।